जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान बहुत सी जगहों के नाम आपके सामने आते हैं। इन जगहों की मानचित्र पर सही लोकेशन जानना और साथ ही इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में जानना आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज़ ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपसे अभ्यास प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से ही। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। दूसरा कथन है, यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत भारत का वो हिस्सा है जो समुद्र से घिरा हुआ है, यानी दक्षिणी हिस्सा। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं दक्षिणी हिस्से के रूप में, और सामान्यतः आप कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के सामान्यतः एक सामान्य जो विभाजन रेखा है, आप ये कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण का हिस्सा है, इसको प्रायद्वीपीय भारत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जहां पर दक्कन ट्रैप है। दक्षिणी भारत के कई महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो वहां की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? गोदावरी। ये बिल्कुल सही है। जब हम नदी प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें नदी का पूरा बेसिन क्षेत्र आ जाता है। बेसिन क्षेत्र का मतलब है कि नदी स्वयं जो मुख्य नदी है जैसे गोदावरी और उसकी सहायक नदियां भी बेसिन क्षेत्र में शामिल हो जाती हैं। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक के निकट, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। गोदावरी नदी का एक सामान्य चित्र यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इस प्रकार से आप देखिए कि अपनी यात्रा तय करती है और भारत के कई राज्यों से बहते हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहां पर ये डेल्टा बनाती है। कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कुछ सहायक नदियां इसके बाईं ओर से मिलती हैं और कुछ सहायक नदियां इसके दाईं ओर से मिलती हैं। जैसे पूर्णा नदी को आप यहाँ देख सकते हैं, वर्धा नदी को देख सकते हैं, वेनगंगा पेनगंगा नदी को देख सकते हैं, इंद्रावती नदी को देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसके कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो दोनों कथन सही है। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसका गोदावरी नदी का जो बेसिन है वो कहाँ पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक ये फैला हुआ है। और इसका कुछ भाग आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक भी फैला हुआ है। ये उत्तर में अजंता रेंज यहाँ पर पड़ती है, और महादेव पहाड़ियां यहाँ पर पड़ती हैं। दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्वी हिस्सा इसका यहाँ पूर्वी घाट पड़ता है, और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट है, ये इसको पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। गोदावरी नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा। इसके अलावा दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं प्रवरा, मंजीरा, मनेर। प्रमुख परियोजनाएं जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है वो कौन सी है? पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, श्री राम सागर परियोजना और सदरमठ एनीकट और इंचमपल्ली परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन क्या है? यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है जो वैश्विक उत्पादन में लगभग एक चौथाई का योगदान देती है। दूसरा कथन है, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तीसरा कथन है, कपास मुख्य रूप से रबी फसल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, और उपर्युक्त सभी। कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। सामान्यतः इसको खरीफ की फसल में रखा जाता है। जब हम खरीफ की फसल की बात करते हैं, खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल सामान्यतः इसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। जून जुलाई में सामान्यतः आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में बुआई होती है।
जो उत्तर भारत है उसमें थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मई के आसपास, मई जून के आसपास आप कह सकते हैं, इतना थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो सही जो इसका कोई भी बुआई होती है तो उसमें अंतर होता है, समय में अंतर होता है। रबी की फसल की बुआई कब होती है? सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में सामान्यतः बुआई होती है और कटाई कब होती है? सामान्यतः मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। अगर हम इसके उदाहरणों को देखें, उदाहरणों में तो रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना जैसी फसलें आ जाएंगी, गेहूं, सरसों, चना। अगर हम खरीफ की फसलों में देखें तो सामान्यतः इसमें कपास के अलावा कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी? जैसे इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं मक्के की फसल, मक्का, मक्के की फसल इसके अंतर्गत आ जाएगी। सामान्यतः इसमें चावल की फसल को भी इसी के अंतर्गत रख दिया जाता है और इस प्रकार की फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। भारत के जो नौ राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? ये आपके सामने दिया गया है। नॉर्थ जोन में पड़ने वाले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इसके अलावा सेंट्रल जोन में पड़ने वाले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और दक्षिण में पड़ने वाले यहाँ आप देखिए तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते हैं। यही तथ्य जो आपको बताए गए हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। चर्चा में इसलिए है हाल ही में ये पूरा टॉपिक, कपास पर 11% आयात शुल्क छूट की अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार ने क्या किया है? 2025-26 सीजन के लिए कपास का एमएसपी भी बढ़ाया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी बढ़ाया है और कपास पर 11% आयात शुल्क छूट, पहले ही आयात शुल्क छूट जो प्रदान की थी उसकी अवधि को भी सरकार ने बढ़ाया है, क्योंकि मूल्य दबाव बहुत ज्यादा है किसानों पर। और किसानों की सहायता करने के लिए और वस्त्र उद्योग को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए सरकार ने खरीद प्रयासों का भी विस्तार किया है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। अगर हम कपास की खेती की उपयुक्त परिस्थितियों यानी उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जैसे कपास जो है वो एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। जब हम कटिबंध की बात करते हैं, उष्ण कटिबंध की बात करते हैं, तो ये 0 डिग्री है इक्वेटर, उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कौन सा है? कर्क रेखा है। दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी है? मकर रेखा है। ये क्षेत्र किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज के रूप में जाना जाता है, यानी ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जब हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी जो सीमा रेखा है वो 20 डिग्री नॉर्थ से लगभग 35 से 40 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिण में भी 20 डिग्री नॉर्थ से लगभग 35-40 डिग्री नॉर्थ मानी जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसको माना जाता है। तो कपास की जो फसल है वो उपोष्ण कटिबंधीय, सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय फसल मानी जाती है और इसको गर्म, धूप वाले और पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है जिसमें पर्याप्त नमी हो यानी आर्द्रता हो। ये गहरी जलोढ़ मृदा, किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? मिट्टी की आवश्यकता होती है जहां पर कपास की फसल हो सके। जैसे उत्तर भारत की गहरी जलोढ़ मृदा में ये होती है। इसके अलावा मध्य भारत में जो काली चिकनी मृदा होती है उसमें भी पनपने में सक्षम होती है, और इसके अलावा दक्षिण भारत में जो लाल काली मिश्रित मृदा होती है उसमें भी अच्छी तरह से ये उगती है। हालांकि कुछ क्षारीयता के कारण, क्षारीयता को ये सहन करने में सक्षम होती है और फसल जल जमाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए उचित जल निकासी बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ लेवल पर, कुछ स्तर पर ये क्षारीयता को सहन करने में तो सक्षम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उचित अगर जल जमाव ज्यादा हो जाता है तो जल जमाव के प्रति कपास के जो पौधे होते हैं वो बेहद ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उससे कपास की फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर ये उगती है जहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, पानी जमे ना। जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, पानी रुकता है, वहां पर कपास की फसल नहीं होती है। कपास मुख्य रूप से कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, जिसका बुआई का मौसम उत्तरी भारत में अप्रैल मई की शुरुआत में और दक्षिणी भारत में मानसून के दौरान यानी वही जून जुलाई में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। टीवा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है टीवा लोगों को लालुंग भी कहा जाता है। दूसरा कथन है वे पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय राज्यों में रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो।
तो यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं तिवा लोगों के बारे में। इन्हें लालुंग कहा जाता है, भारत के असम और मेघालय राज्यों में रहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा और यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। हाल ही में कार्बी आंगलोंग, जो कि असम में पड़ता है, असम के कार्बी आंगलोंग जिले के उमसावई गांव में तिवा आदिवासियों ने एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया और उस त्योहार का नाम है लंगखुन। इस त्योहार को मनाया कार्बी आंगलोंग जिले में उमसोवई गांव में तिवा आदिवासियों ने मनाया। और असम में जो तिवा समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक उत्सव है जिसका नाम है लंगखुन। इस बात को याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आईएएस एग्जामिनेशन में। ये त्योहार, इस त्योहार के दौरान लोग आगामी जो रबी फसल होती है उसके मौसम में अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये फसल भी ग्रामीण भारत में जब हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो फसलों की कटाई या फसलों की बुआई या अच्छी पैदावार के लिए होते हैं। तो उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फसल, एक फसल त्योहार के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तिवा लोगों का, तिवा आदिवासियों का लंगखुन त्योहार। आगे और जानते हैं इसके बारे में। अगर हम तिवा ट्राइब के बारे में बात करें तो ये पीले वाला क्षेत्र जो असम और मेघालय का पड़ता है, असम और मेघालय में इनकी उपस्थिति है। तिवा लोगों को पहाड़ी तिवा और मैदानी तिवा दो भागों में बांटा जाता है। अगर हम पहाड़ी तिवा की बात करें तो असम के कार्बी आंगलोंग जिले और मेघालय में रहते हैं और तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। अगर हम मैदानी तिवा की बात करें तो ये लोग ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी तट पर रहते हैं और असमिया भाषा सामान्य तौर से बोलते हैं। अगर हम तिवा समाज के बारे में बात करें तो ये समाज किस प्रकार का समाज है? मातृ सत्तात्मक, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। मैट्रियार्कल समाज व्यवस्था है जहां एक तिवा लड़का किसी लड़की से शादी करके उनके घर में जाता है और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? कोबिया लिवा कहा जाता है। व्यवस्था को कहा जाता है कोबिया लिवा। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? नीलगिरी चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी खेती तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में तथा केरल और कर्नाटक में एक छोटे से हिस्से में की जाती है। और दूसरा कथन है इसे 2008 में भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग से मान्यता दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर जो कथन दिए गए हैं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में तथा केरल और कर्नाटक के छोटे से हिस्से में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही से 2008 में भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था, जो किसी विशिष्ट स्थान पर होने वाले किसी भी उत्पाद को अगर ये मान्यता मिल जाती है तो उसकी ये खास विशिष्टता को प्रदर्शित करता है कि कोई चीज वहीं पर मुख्य रूप से होती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज को प्रचारित प्रसारित करने और मान्यता दिलाने में मदद भी मिलती है। तो इसको जीआई टैग कब मिला? 2008 में प्राप्त हुआ। तो यहां पर जो दोनों ही कथन है वो सही है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन ही सही है। अगर नीलगिरी चाय की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीलगिरी हिल्स में और केरल और कर्नाटक के छोटे से हिस्से में ये सामान्यतः होती है। अगर हम इसके दोनों तथ्यों के बारे में बात कर ली है, दोनों ही कथन सही है, वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसका जो नाम है नीलगिरी चाय का वो किस प्रकार से पड़ा है? नीलगिरी या ब्लू माउंटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है जहां इसे उगाया जाता है। ये अपने विशेष स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है जिसमें पुष्प और नींबू की सुगंध शामिल है। तो ये भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी हम देते हैं नीलगिरी चाय के बारे में, सामान्यतः बात बताएंगे। महत्वपूर्ण सूचना ये क्या है? दृष्टि संस्थान हिंदी दिवस के अवसर पर आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है। हमारा उपहार क्या है? हिंदी दिवस के अवसर पर हम क्या उपहार लेकर के आए हैं आपके सामने? हिंदी दिवस सेल के रूप में। किसके रूप में? हिंदी दिवस सेल के रूप में हम आपके लिए उपहार लेकर आए हैं, हिंदी दिवस सेल 2025 के रूप में। और ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको प्रदान की जा रही है। इस सेल के अंतर्गत आपको आईएएस के अलग अलग कोर्सेज के साथ साथ पीसीएस के कोर्सेज पर भी कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हो रही है? 50% की छूट प्राप्त हो रही है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पर भी 50% की छूट आपको प्राप्त हो रही है। और बुक्स पर आपको कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी? 25% की छूट प्राप्त होगी। ये जो आपको उपहार प्रदान किया जा रहा है ये कब से कब तक रहेगा? 13 सितंबर से 15 सितंबर तक ये चलेगा।
तो आप इस उपहार का लाभ जरूर उठाइए। इस उपहार का लाभ उठाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, या एक नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा क्या है, 87501 नंबर नोट कर लीजिए, 87501 इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो शांत कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इस सुविधा से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपने आप को बुक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं और इस सुविधा से जुड़ सकते हैं। तो हिंदी दिवस के अवसर पर इस सुविधा का लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब नीलगिरी चाय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। नीलगिरी चाय चर्चा में क्यों है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में नीलगिरी चाय उत्पादकों को जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स के बढ़ते लागत मूल्य की समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है और इसलिए नीलगिरी चाय के जो छोटे उत्पादक हैं वो लगातार परेशानी में है। इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में है। नीलगिरी चाय किस तरह की जलवायवीय स्थितियों में उत्पन्न होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे नीलगिरी चाय के लिए कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है, चाय समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगती है और वार्षिक वर्षा का स्तर क्या है, 150 से 230 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का स्तर है। किस तरह की मिट्टी में होती है, ऐसी मिट्टी जहां पर अच्छी जल निकासी हो और अच्छी जल निकासी वाली लेटेराइट मिट्टी में होती है। नीलगिरी में यह पूरे वर्ष उगाई जाती है और वर्ष में 2 बार मानसून भी आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम अ, आगे बढ़ रहे हैं तो अगला प्रश्न हमारा किससे संबंधित होगा, मानस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक सीमा पारी नदी है जो हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिणी भूटान और भारत में बहती है। दूसरा कथन है, भूटान से निकलकर यह नदी असम से होकर जोगी खोपा जोगी जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे सही है या है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये एक सीमा पारी नदी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूटान में भी इसकी सीमा पड़ती है, भारत में भी पड़ती है। तो सीमा पारी नदी है, हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिणी भूटान और भारत में बहती है, ये कथन भी सही है। भूटान से निकलकर ये नदी असम में असम से होकर जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब इस नदी की अवस्थिति देखिए, पहले ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसकी अवस्थिति देखेंगे, फिर भूटान में प्रवेश करती है और फिर भारत में प्रवेश करके यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ये इसकी अवस्थिति है। ये मानस नदी के बारे में बात हुई। अब हम इसके सामान्य तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। सीमा पारी नदी है, हिमालय की तलहटी से निकल करके दक्षिणी भूटान और भारत में बहती है। भूटान से निकलकर ये नदी असम में होकर के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से कथन, दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र नदी घाटी में, इसकी जो मानस नदी घाटी है इसमें दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो आप देख सकते हैं। पहला प्रोटेक्टेड एरिया है भूटान में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है भारत में निकटवर्ती मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड क्षेत्र है इससे संबंधित। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है यहाँ पर। पहला कथन है, उन्हें पश्चिमी भारत की द्रविड़ जातीय जनजातियों में से एक माना जाता है। दूसरा कथन आपके सामने क्या दिया गया है, वे ऑस्ट्रोलॉयड जनजाति समूह से संबंधित है। और तीसरा कथन है, वे भारत में सबसे व्यापक रूप से वितरित जनजातीय समूह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा ऑप्शन है केवल दो और तीन, तीसरा ऑप्शन है केवल एक और तीन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहां पर जो भील जनजाति के बारे में कथन दिए गए हैं ये सभी कथन बिल्कुल सही है, यानी उपर्युक्त सभी कथन इसमें सही होंगे। तीनों ही कथन जो हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल सही है। हालिया खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के जो भील जनजाति है उसकी लोक कथाओं को अनुवादित संग्रह जनजातीय कार्य मंत्रालय की आदिवाणी वेबसाइट और वेब पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो आदिवाणी जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि देश भर की जितनी भी जनजातियां हैं उनकी कलाओं को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को संग्रहित करने का काम करेंगे। और इसमें अब भील जनजाति की लोक कथाओं को अनुवादित संग्रह उनका एक प्रकार से आदिवाणी वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध
कराया जाएगा, ये निर्णय हो चुका है। इसी कारण से भील जनजाति लगातार चर्चा में आई है। अगर इसकी अवस्थिति देखें तो आप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में भी इसकी अवस्थिति है। यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति भील जनजाति पाई जाती है और भील त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी भागों में भी पाए जाते हैं। इनके द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है बाणेश्वर मेला। भीलों के बीच मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है और यह मेला कब मनाया जाता है? शिवरात्रि के दौरान आयोजित होता है। बाणेश्वर महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं को समर्पित है बाणेश्वर मेला। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न है, पालघाट दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका निर्माण भारत और मेडागास्कर के विभाजन के कारण लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। दूसरा आपके सामने कथन है, पालघाट दर्रा एक भूवैज्ञानिक अपरूपण क्षेत्र है जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।